हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में 7वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, मिट्टी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस मिट्टी में जो है किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इस तरह से कई बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मिट्टी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मिट्टी जो है वह बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी नहीं होगा तो पौधे नहीं लग पाएंगे, और जब पौधे नहीं लग पाएंगे तो फिर हम लोग को भोजन कैसे मिलेगा, है ना। तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह भूमि की ऊपरी परत पर मिलती है, यानी कि ये जो हमारा धरातल होता है, इस धरातल का जो ऊपर वाला जो परत होता है, ऊपरी परत, वहीं पर हम लोग को मिट्टी मिलती है। इसका निर्माण धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों से चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। यानी कि इस मिट्टी का जो निर्माण है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो हजारों लाखों वर्ष पहले चट्टानों के जो है टूटने फूटने से जो है जब उसका बारीक कण हो जाता है तो वही फिर मिट्टी के रूप में जो है परिणत हो जाता है। ठीक है, इसमें पौधों तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी मिले होते हैं। यानी कि पौधा के भी जो मान लेते हैं कि पौधा जो है वह पौधा सड़ गल गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं। ठीक है, ये भी मिट्टी में पाए जाते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पौधा के सड़े गले अंश जो मिट्टी में मिले होते हैं और जो जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं, उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, आप लोग ह्यूमस के बारे में भी जानकारी ले लिए। आइए आगे देखते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे देश में जो है वह कृषि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृषि अगर हमारे देश में नहीं होगा तो हम लोग जो है, हमारी जनता, इसकी लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है वह कृषि पर ही आधारित है। कृषि से ही उसका जीविका चलता है, उसके जीने का आधार जो है वो कृषि ही है। ठीक है, अतः मिट्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। मिट्टी नहीं होगा तो फिर कृषि कैसे होगी, है ना, फसल कैसे तैयार होंगे। तो इसलिए मिट्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। भारत में हर स्थान की मिट्टी एक जैसी नहीं है। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है तो हर क्षेत्र में जो है किसी अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे जो पर्वत पर मिट्टी पाई जाती है, कुछ मिट्टी जो है मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, कुछ मिट्टी जो है वह लाल कलर की होती है, कुछ मिट्टी काला कलर की होती है। अलग अलग तरह की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। हम लोग को इसमें मिट्टी का 6 प्रकार पढ़ना है। मिट्टी को 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा मिट्टी है। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पर है काली मिट्टी, तीसरे नंबर पर है लाल मिट्टी, चौथे नंबर पर है लेटेराइट मिट्टी, 5वें नंबर पर है मरुस्थलीय मिट्टी और 6ठे नंबर पर है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो ये 6 मिट्टी को हम लोग देखें जो हमारे देश में पाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में। तो आइए बारी बारी से सभी मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, उसमें किस प्रकार के पौधे उपजाए जाते हैं, किस प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, तो
तो यह मिट्टी, और देखिए ये जो मिट्टी है हमारे देश के जिस जिस भाग में जिस जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसका फिगर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक पूरे भारत का एक मैप है जिसमें कहीं पर पीला कलर है, कहीं पर हरा कलर है, ठीक है ना, कहीं पर भूरा है, कहीं पर रेड कलर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे जो है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी लिख करके और सब पर उस पर जो है कलर भरा हुआ है। उस कलर की सहायता से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे देश के किस भाग में जो है किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो आइए हम लोग जलोढ़ मिट्टी पढ़ते हैं। तो यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाए गए मिट्टी के कणों से बनती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वह नदी जो है नदी पहाड़ों से जब बह करके आती है तो उसके साथ जो मिट्टी लेकर के आती है उसी मिट्टी से, उसी कण से जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत के किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है। तो इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, केला तथा दालों की फसलें उगाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग देखें, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, हमारे देश के किस किस क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह मिट्टी काले रंग की तथा चिकनी होती है। काली मिट्टी जैसे हम लोग सुने तो पता चला कि काली मिट्टी, इसका मतलब मिट्टी का रंग कैसा होगा? काला होगा, है ना। तो काली मिट्टी जो है इसका रंग काला होता है और यह चिकना होता है, ठीक है। कैसा होता है? चिकना होता है यह मिट्टी। इसके कण बहुत बारीक होते, बहुत महीन होता है, ठीक है। इसमें पानी काफ़ी समय तक रुका रहता है। इस मिट्टी में जल जो है वो काफ़ी समय तक रुका रहता है, अतः इस मिट्टी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि अब जब काली मिट्टी में जब सिंचाई किया जाता है तो जल जो है वह मतलब बारीक कण होने के कारण इसमें पानी जो है, जल जो है काफ़ी समय तक इसमें स्थिर रहता है और इसलिए इस मिट्टी वाले क्षेत्र को सिंचाई जो है, सिंचाई की आवश्यकता इसको कम होती है, पानी वहाँ पे रुका रहता है। खनिज एवं वनस्पति के कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह इसमें इस मिट्टी में जो है खनिज होता है, ठीक है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। एग्जाम में प्रश्न आपके आ सकता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो हम कहेंगे कि कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखें कि ये कपास में ये जो काली मिट्टी है यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हम लोग देखें कुछ क्षेत्र का नाम, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में जो है यह काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। देश के अधिकतर कपास इस मिट्टी में पैदा होती है, अतः इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि हमारे काली मिट्टी जो है हमारे क्षेत्र में जो है भारत के किस किस क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि इस काली मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ। फिर हम लोग देखें कि इस काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। फिर हम लोग देखें कि इसमें जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं लाल मिट्टी के पास। तो लाल मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है। अगर मान लेते हैं आपसे एग्जाम में आपके प्रश्न आया कि बताइए लाल मिट्टी का जो रंग है वो किसके कारण लाल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। यह मिट्टी दक्षिण के पठार क्षेत्र, कच्छ तथा
राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इस लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या है आपको पहले भी हम बताएं कि यह पेड़ पौधों के सड़े गलने से और जीव जंतुओं के सड़े गलने से जो है ह्यूमस का निर्माण होता है। तो यह एक तरह से क्या है, जिस मिट्टी में ह्यूमस होता है वह एक तरह से खाद का काम करता है। जो खेत होता है, जो हमारा स्थल होता है, उस स्थल का जो है उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता को जो है यह ह्यूमस बढ़ाता है। ठीक है, तो यह जो लाल मिट्टी होती है, इस लाल मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी की तह अधिकतर पतली होती है, यानी कि इसका जो लेयर होता है, यह लेयर कैसा होता है, तो इसका लेयर जो है यह पतला होता है। ठीक है, इसलिए यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इस मिट्टी में ज़्यादा फसल उपजते नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा तथा दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। कुछ क्षेत्र के हम लोग नाम देखें जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जैसे हम लोग देखें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा तथा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। आइए अगर फसल की बात करें तो इस मिट्टी में तंबाकू, कपास, मक्का, चावल तथा ज्वार बाजरा इस मिट्टी में पैदा होने वाली मुख्य फसल है। अगर लाल मिट्टी में पैदा होने वाली फसल की बात करें तो इसमें फसल कौन कौन सी होता है, तंबाकू की बात करें, कपास, ठीक है, चावल, ज्वार बाजरा इस मिट्टी में पैदा होने वाली मुख्य फसलें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखें कि लाल मिट्टी में जो है कपास की खेती होती है, और जस्ट इससे पहले हम आपको बताएं कि काली मिट्टी में भी कपास की खेती होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे होता क्या है कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो कि एक तरह की मिट्टी में उसकी उपज जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, बस उसी आधार पर जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और हम कह सकते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती जो किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आइए अब हम लोग लेटेराइट मिट्टी को देखते हैं। तो यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, इस पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 3 कटिबंधों में बांटा गया है। इस कटिबंध के बारे में हम लोग जब अगले क्लास में चलेंगे तो बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको कुछ उष्णकटिबंध के बारे में बता देते हैं कि कौन सा क्षेत्र होता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है, ठीक है, हमारे पृथ्वी को जो 2 गोलार्धों में विभाजित करता है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ पर हो गया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, जिसमें कर्क रेखा से लेकर के इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा हो गया। ठीक, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध आप लोग देखिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। अगर उष्णकटिबंध और उसके बाद फिर हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंध और फिर होता है शीत कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध की बात करें उत्तरी गोलार्ध में,
तो 66.5 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। कैसा कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। और सेम उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र होता है ये भी शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और ये हमारा जो है उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे लिख देते हैं उष्ण कटिबंध। ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा उष्ण कटिबंध होता है। और ये जो पार्ट है उत्तरी गोलार्ध का ये शीतोष्ण में आता है और ये दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट शीतोष्ण में आता है। और अगर शीत कटिबंध की बात करें तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। सेम उसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध के बीच में आता है। तो हम लोग को यहाँ पर उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ना था। क्या हम लोग देखें कि जो लेटेराइट मिट्टी है यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ से आप लोग को एक और जानकारी मिल गया कि पृथ्वी को जो है कितने कटिबंधों में बांटा गया है और वो कौन कौन सा कटिबंध है। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ इसके बारे में देखें कि कहाँ से कहाँ तक बांटा गया है। ठीक है, और जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग और इस कटिबंध को जो है और अच्छी तरह से इसके अंदर इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है यह क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंध लेटेराइट मिट्टी जो है वह पाई जाती है। इसका रंग हल्का लाल या पीला होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का लाल या पीला होता है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं तथा इसमें पत्थरों के टुकड़े भी मिले रहते हैं। ठीक है, मिट्टी का कण कैसा होता है? बड़ा होता है और इसमें पत्थरों के टुकड़े भी मिले रहते हैं, इसलिए यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, पूर्वी घाट, दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम तथा कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चाय तथा कॉफी की फसल के लिए यह मिट्टी उपयोगी है। हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखिए, मिट्टी जो है किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, हमारे देश के किस किस क्षेत्र में यह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और फिर हम लोग देखें इसका रंग कैसा होता है, फिर हम लोग देखें कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने पांचवें मिट्टी के पास, मरुस्थलीय मिट्टी। तो यह मिट्टी रेतीली होती है। रेतीली मतलब रेत होता है। ठीक है, जैसे आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थल में क्या होगा? रेत होगा, है ना। तो यह मिट्टी रेतीली होती है तथा पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी जो है वह पाई जाती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, रेत की मात्रा इसमें अधिक होती है। पानी की कमी के कारण इस मिट्टी में फसलें अच्छी पैदा नहीं हो सकती है। कहीं कहीं बबूल तथा कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में हम लोग देखें कि इसमें जो है रेत की मात्रा अधिक होती है और यह हमारे देश के पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होने के कारण जो है यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और यदि इसमें फसल की बात करें तो कहीं कहीं पर बबूल और कैक्टस के पौधे इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अंतिम मिट्टी यानी जो हमारा सबसे अंतिम वाला मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं कि पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो पर्वतीय मतलब क्या? पर्वत पर पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, तो यह मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, रबड़, मसाले और फल के पेड़ पौधे इस मिट्टी में अच्छे उगते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो यह कहाँ पाई जाती है? तो कह सकते हैं कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है ह्यूमस जो है वह पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, रबड़ की खेती के लिए, मसाले की खेती के लिए और फल के पेड़ पौधे जो है इस मिट्टी में अच्छी तरह से उगते हैं। तो अभी तक हम लोग भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों के बारे में अध्ययन कर लिए।
आइए अब हम लोग देखते हैं आगे मृदा अपरदन। अपरदन मतलब होता है उसका विघटन होना, ठीक है, उसका क्षरण होना, उसका विघटन होना, यानी कि धीरे धीरे टूट करके अलग होना, ठीक है। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत के पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। भूमि का जो सबसे ऊपरी परत है उस पर क्या उगते हैं? पेड़ पौधे उगते हैं। अन्य परतों की अपेक्षा यह अधिक उपजाऊ और महत्वपूर्ण होती है, ताकि इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। तेज हवा तथा वर्षा के पानी के कारण इस परत का कटाव होना मृदा अपरदन अथवा मिट्टी का क्षरण कहलाता है। देखिए, जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला परत है, ठीक है, ये पृथ्वी का जो ऊपर वाला परत है, इसी परत पर पेड़ पौधे जितने भी है सब इसी पर उगते हैं, है कि नहीं। और जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा के कारण और मिट्टी जो है वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं उड़ करके, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जो है जल से भी जो है मिट्टी जब जल में घुलता है तो वहाँ से भी जो है अपरदन होता है, विघटन होता है, अलग होने लगता है, ठीक है। तो जब मृदा अपरदन होता है तो इसके कारण मिट्टी जो है वह उपजाऊपन उसका जो है कम हो जाता है, कम उपजाऊ होता है, ठीक है। इसे रोकने के लिए खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है। पहाड़ी ढालों पर मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर मिट्टी का क्षरण अधिक होता है वहां पेड़ लगाए जाते हैं। तो हम लोग देखिए कि मिट्टी का क्षरण जो है वह किस प्रकार होता है। जब हवा चलता है तो तेज हवा के कारण भी होता है, और फिर अगर बात करें तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल से भी जो है मिट्टी उसमें घुल करके और अलग होने लगते हैं, उसका विघटन होता है, क्षरण होता है, ठीक है। और इसके रोकने का हम लोग कुछ उपाय भी देखे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है इसको रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है, फिर इसको रोकने के लिए खेत के चारों ओर मेढ़ बनाया जाता है, फिर हम लोग देखें कि यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अगर इसके कटाव को रोकना है, ठीक है, तो इसके कटाव को रोकने का सबसे मतलब हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो अगर पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है, जितना अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने से जो है इसके कटाव जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रोकने का एक जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, और उपाय क्या है? पेड़ लगाना। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है क्षरण से कम हो जाता है, और जब इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है इसमें प्राकृतिक खाद तथा रासायनिक खाद का मतलब उसको मिलाया जाता है। देखिए, जब फसल को समय से तैयार करने के लिए, ठीक है, और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है उसमें खाद का छिड़काव किया जाता है। खाद दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक खाद हो गया और एक जो है वह रासायनिक खाद हो गया। रासायनिक खाद जो होता है वो हमारे लिए अगर बात करें तो वो एक तरह से जहर होता है, पॉइजन होता है हमारे लिए, ठीक है। खेतों में जो है रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जो है जनसंख्या बढ़ा हुआ है, इतना अधिक मात्रा में हम लोग को भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है कि मतलब न चाहते हुए भी जो है उसमें रासायनिक खाद का छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है। तो रासायनिक खाद का छिड़काव हम लोग को नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि जो किसान का मित्र होते हैं, ठीक है, तो किसान के जो मित्र होते हैं वह कौन होता है? किसान का मित्र केचुआ को बोला जाता है, ठीक है। तो केचुआ जो है जब रासायनिक खाद उसमें डाला जाता है तो रासायनिक खाद डालने से केचुआ भी जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। और वो जो है केचुआ जो है वह मिट्टी को उर्वरा बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको किसान का मित्र हम लोग कहते हैं। अगर प्राकृतिक खाद की बात करें तो जैसे आप लोग जैव खाद कह सकते हैं इसको, ठीक है। प्राकृतिक खाद को हम लोग जैव खाद कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ह्यूमस के बारे में बात किए, ठीक है, तो ह्यूमस भी जो है एक तरह से खाद का ही काम करता है, वो हमारे फसल की जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अगर प्राकृतिक खाद की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद में जैसे हम लोग कह सकते हैं पोटास, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यूरिया कह सकते हैं। पोटास और यूरिया का छिड़काव होता है, इसके साथ ही साथ कुछ कीटनाशक पदार्थों का भी छिड़काव होता है। तो हम लोग ये देखें कि खेतों में जो है रासायनिक खाद का छिड़काव हम लोगों को नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है।
तो हम लोग इस वीडियो में जो है बहुत अच्छी तरह से मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन किए कि हमारे मिट्टी जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसमें भी हम लोग देखें कि किस प्रकार की मिट्टी जो है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रकार के फसल जो है उस मिट्टी में उगने के लिए पर्याप्त होते हैं उसके। तो इन सभी बारे में हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।